नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। किसानों का दिल्ली कूच। दैनिक जागरण। सुस्त विकास दर और महंगाई की चुनौती। धर्मकीर्ति जोशी। कैसे कामयाब हो पॉस बिजनेस स्टैंडर्ड। प्रजनन दर बढ़ाए बिना कैसे हल हो आबादी का सवाल। आर जगन्नाथन। आंदोलन के रास्ते जनसत्ता संतुलन साधने का प्रयास। राष्ट्रीय सहारा। अब संपादकीय विस्तार से। किसानों का दिल्ली कूच। दैनिक जागरण। लंबे समय से पंजाब हरियाणा सीमा पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच का जो प्रयत्न किया उसे हरियाणा सरकार ने एक बार फिर विफल कर दिया। कहना कठिन है कि इसके बाद किसान नेता क्या करेंगे। वे शंभू बॉर्डर पर बैठे रहकर नए सिरे से दिल्ली आने की कोशिश करेंगे या फिर सरकार से बातचीत का रास्ता पकड़ेंगे। बेहतर होगा कि वे सरकार के साथ बातचीत करने को प्राथमिकता दें। बातचीत को सार्थक बनाने के लिए जहां यह आवश्यक है सरकार उनकी उचित मांगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। वही किसान नेता भी अपनी ऐसी मांगों की जीत छोड़े ना तो व्यावहारिक है और ना ही जिन्हें किसी भी सरकार के लिए मानना संभव है। किसान संगठन एमएसपी खरीद की कानूनी गारंटी के साथ किसानों के लिए पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि भारत विश्व व्यापार संगठन से हट जाए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा दे। वे इस पर भी जोर दे रहे हैं कि सरकार बिजली संशोधन विधेयक रद्द कर दे। उनकी ऐसी ही मांगों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसान संगठन जायज मांगे ही रखें। निसंदेह किसान संगठनों की कुछ मांगे ऐसी भी हैं जिन पर सरकार को उदारता से विचार करना चाहिए, लेकिन यदि उचित मांगों के साथ समुचित अनुग्रह किया जाएगा तो फिर इससे बातचीत किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। यदि किसान संगठन ये चाह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर लचीला रवैया अपनाए तो उन्हें भी लचीलापन अपनाना चाहिए। भले ही विपक्षी दल किसानों संगठनों के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हों और उनकी हर मांग को उचित बताने में लगे हुए हैं, लेकिन यही सच है कि वे उन्हें सरकार के खिलाफ मोहरा बनाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। वे किसान संगठनों के दिल्ली कूच का समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए ताकि राजनीति में समस्या खड़ी हो जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के दौरान दिल्ली और एनसीआर किसी तरह त्रस्त हो गए थे। भले ही किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी को अपनी एक बड़ी जीत बताएं, लेकिन सच यही है कि इससे कृषि और किसानों की सद्दशा सुधारने की कोशिश को झटका ही लगा। यह सही है कि सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के साथ कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या यह काम उन तरीकों से संभव है जो किसान नेता सुझा रहे हैं। किसान संगठनों को यह समझना होगा कि कृषि में जैसे भारी भरकम निवेश की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति अकेले सरकार नहीं कर सकती, जिसमें निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनना होगा। इसी तरह किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने होंगे और उन फसलों की खेती करने का मोह छोड़ना होगा जिनकी मांग कम है और जिनमें पानी की कहीं अधिक खपत होती है। सुस्त विकास दर और महंगाई चुनौती। धर्मकीर्ति जोशी। लेखक कृषि में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। बीते दिनों आए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मोर्चे पर सुस्ती के आंकड़ों ने हैरान करने का काम किया। उस दौरान जीडीपी में कमी के आसार तो लग रहे थे, लेकिन इनमें इतनी गिरावट व्यापक अनुमानों के उलट ही रही। इस परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत ब्याज दरों को जिस प्रकार यथावत रखा है उससे यही संकेत मिलते हैं कि विकास की परवाह करने के साथ ही महंगाई को काबू में रखना रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि पर अपना अनुमान भी घटाकर 6 से 6.6% कर दिया है। इसके पीछे एक वजह तो चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था का कमजोर प्रदर्शन है, जिसकी आर्थिकी के लिए तीसरी एवं चौथी तिमाही में भी उतनी भरपाई की उम्मीद नहीं की कि वह पूर्वानुमानों के अनुरूप गति पकड़ सके। महंगाई के मुद्दे की बात करें तो यह भी आरबीआई के सहजता वाले 4% के दायरे से बाहर है। वैसे तो तमाम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित दायरे में है, लेकिन सब्जियों एवं फलों की कीमतों ने महंगाई को हवा दे रखी है। पिछले वर्ष भी सर्दियों में फल सब्जियों के दाम ऊंचे ही रहे थे और अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। हालांकि इस बार सर्दियों में दाम कुछ नरम होने की उम्मीद है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए आरबीआई अभी भी ब्याज दरें घटाने को लेकर संकोच रहा है, क्योंकि वह नहीं जानता कि किसी भी प्रकार की मौद्रिक नरमी से स्थितियां हाथ से निकले। बेहतर आपूर्ति के आसार देखते हुए अब यही उम्मीद लगती है कि फरवरी में ब्याज दरें घटने की कोई स्थिति बन सकती है। कैसे कामयाब हो पॉस बिजनेस स्टैंडर्ड।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में अपने एक देश में सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कहा है कि वे अपने यहाँ यौन प्रताड़ना निरोधक कानूनों का क्रियान्वयन करें। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने में कितनी कम रुचि ली जाती है। यह बात इसलिए भी परेशान करने वाली है कि ये आदेश संसद द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम निर्देश निवारण अधिनियम यानी पॉक्सो अधिनियम के 2013 में पारित होने के 10 साल से अधिक समय के बाद आया है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष मई में दिए गए उस बयान के बाद आया है जिसमें गोवा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के विरुद्ध में अपील के मामले में उसने कहा था कि अधिनियम में क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत निर्देश जारी किए थे और केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा गया कि वे इस बात की पुष्टि करें कि क्या उनके अधीन आने वाले सभी विभागों ने जिलों में स्थानीय शिकायत समिति का आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है, क्या उनके बारे में सूचनाओं का समुचित प्रसार किया जाना चाहिए और क्या नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपने इस आदेश में न्यायालय ने इन समितियों को गठन के लिए जनवरी 2025 की समय सीमा तय की है। महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए सी बॉक्स पोर्टल्स बनाने की बात कहने के साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह सब मार्च 2025 से पहले ही हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत ने बार-बार ऐसी घोषणा का आना यह रेखांकित करता है कि देश में महिलाओं के संरक्षण के लिए कितनी धीमी गति से काम किया जा रहा है। इससे भी अहम बात यह है कि कंपनियों ने साल दर साल बताया है कि उनके यहाँ कोई प्रकरण सामने नहीं आया। व्यापक तस्वीर यही उभर रही है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां, चाहे वे निजी हो या सरकारी, सूचीबद्ध हो या गैर सूचीबद्ध, वे पॉक्सो अधिनियम का पालन नहीं करती हैं। ऐसी कंपनियां भी बड़ी संख्या में जो अनुपालन का दावा करती हैं, लेकिन उनके यहाँ या तो पर्याप्त महिला कर्मी नहीं होती हैं या फिर वहां महिलाओं को शिकायत करने के लिए उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यकीनन शिकायतकर्ता का प्रबंधकीय और संगठनात्मक बहिष्कार उन्हें शिकायत करने के लिए हतोत्साहित करता है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र मसलन जिला स्तरीय सरकारी स्थानों पर लागू करें तो भारतीय समाज का पुरुषवादी ढांचा शिकायतकर्ता महिला के लिए ही मुश्किलें पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हालात को व्यवस्थित करने की दिशा में सही कदम हो सकते हैं। प्रजनन दर बढ़ाए बिना कैसे हल हो आबादी का सवाल, आर जगन्नाथन। जब से राजनेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस सत्य को समझा है कि जनसांख्यिकी की ही नीयत है, तब से वे जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोप, अमेरिका में उन्होंने अवैध प्रवासियों का आगमन रोककर ऐसा करने का प्रयास किया क्योंकि प्रवासियों के कारण उनकी जनसांख्यिकी बिगड़ रही है। भारत में हम केवल कुल प्रजनन दर TFR बढ़ाकर ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं। प्रति महिला 2.1 की कुल प्रजनन दर को आबादी के स्तर को स्थिर रखने के लिए उचित माना जाता है। जनसंख्या देश की तकदीर तय कर सकती है, लेकिन समस्या का हल महिलाओं से और अधिक बलिदान करने को कहने में नहीं है। भारत जैसे देश में तो कतई नहीं, जहां परिवार पालने की जिम्मेदारी काफी हद तक महिलाओं के कंधे पर रहती है। और अभी तो उन्होंने आजादी का सुख लेना शुरू किया है। आंदोलन के रास्ते, जनसत्ता। एक बार फिर किसान अपनी मांगों के साथ आंदोलन करने सड़क पर उतर आए हैं। साफ है कि यह प्रश्न और उनसे उपजी स्थितियों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखती, वरना क्या वजह है कि लंबे समय से अपने सवालों पर किसानों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है और सरकार इस मसले पर कोई हल निकालने के आश्वासन के आगे कुछ ठोस नहीं करती दिखती। क्या सरकार की नजर में किसानों के मुद्दे विचार के लायक नहीं है या फिर वह इसे सुलझाने के लिए ईमानदारी से कुछ करना नहीं चाहती? गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा की शंभू सीमा से 101 किसानों के जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च करना शुरू किया था, लेकिन वहां उन्हें पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देकर रोक दिया। इसके बाद हुए हंगामे के बीच पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कुछ किसानों को घायल होने की खबर आई। फिलहाल किसानों ने जत्थे को रोकने की बात कही है। कई इलाकों में इंटरनेट भी निलंबित किया गया है। जाहिर है किसानों और सरकार फिर आमने सामने हैं।
यह जगह जाहिर है कि सरकार और किसानों के बीच खींचतान से जो हालात पैदा होते हैं उससे आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की ओर से किए गए इंतजामों की वजह से सड़कें बाधित होती हैं। इसका खामियाजा वैसे तमाम लोगों को भुगतना पड़ता है जो अपने जरूरी काम गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं। सरकार ये सफाई दे सकती है कि आम लोगों का रास्ता किसानों के आंदोलन की वजह से बाधित होता है, लेकिन आखिर किसानों को बार-बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आती है? क्या सरकार और आंदोलनकारी किसानों की ओर से ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते कि रास्ता और आम लोगों की आवाजाही बाधित ना हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को अपनी मांग रखने का हक है, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोई ऐसी जगह निर्धारित की जा सकती है जहां किसान भी अपने मुद्दों के साथ प्रदर्शन कर सकें। अगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सरकार अब किसानों की मांगों को लेकर अपनी ईमानदारी, इच्छा शक्ति दिखाए और सबकी सहमति पर आधारित कोई स्थायी हल निकाले। संतुलन साधने का प्रयास। राष्ट्रीय सहारा। भारतीय रिजर्व सतीश सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने 11वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा है। साथ ही नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करने से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ दर 6.25% पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ दर और बैंक दर 6.75% पर यथावत है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4% रही, जो विगत 7 तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है। गिरावट का मूल कारण विनिर्माण और खनन क्षेत्र में विकास दर में उल्लेखनीय कमी आना है। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रही थी, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8.1% रही है। रिजर्व बैंक के अनुसार खरीफ की अच्छी पैदावार, सिंचाई की उपलब्धता में आई बेहतरी से कृषि क्षेत्र की विकास दर में तेजी आई है। खनन और बिजली क्षेत्र में भी वृद्धि दर की गति संतोषजनक रही है और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है, लेकिन भू और राजनीतिक संकट लगातार बने रहने और मुद्रास्फीति में तेजी आने से जीडीपी वृद्धि दर धीमी बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है, क्योंकि इन दो कारणों के कारण विकास के दूसरे मानकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बैंकों को अपने पास जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रिजर्व के तौर पर रखा होता है, जिसे सीआरआर कहते हैं। इसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए करता है, जिससे तरलता यानी बाजार में नकदी की उपलब्धता नियंत्रित रहती है। बहरहाल केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई की चाल पर पैनी निगाह बनाए हुए है, क्योंकि यह विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा है और साथ में कई प्रकार के दूसरे दुष्परिणामों की जननी भी है। इसलिए इस बार अभी भी रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% के स्तर पर यथावत रखा है, लेकिन बैंकों में सक्षम पूंजी की कमी को देखते हुए और विकास की गति में तेजी लाने के लिए सीआरआर ने 0.50% की कटौती भी की है। धन्यवाद।